हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र सर महेंद्रास क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए हम लोग जीएस की साइंस की जो सीरीज़ चल रही थी उस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोगों ने बात जो किया था वो आज जो कल जो हम लोगों ने बात किया था बाहरी आवरण के बारे में, ठीक है, उसी को कंटिन्यू करना है। बाहरी आवरण का कुछ पार्ट छूटा हुआ था और वहाँ से जो सवाल हैं उसको भी हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं, है ना। चलिए आइए देखते हैं, प्लीज़ ध्यान दीजिए। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो हम लोगों ने कोशिका के 3 पार्ट के बारे में बात किया था। इसके पहले वाला लेक्चर, जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं, जो लोग नए देखने वाले वीडियो हैं, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। इसके पहले वाली जो वीडियो है वो सब वीडियो भी आप देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपका, क्योंकि एक दूसरे से टॉपिक हमारे क्या हैं, लिंक हैं, है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा सामान्य अवस्था में अगर हम यहाँ से बात करें तो हमारे पास जो टॉपिक कल निकला था, चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग बात करते हैं आगे। अगर हम लोग बात करें तो कल जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था, ख़त्म हुआ था लास्ट में, वो बात हुई थी सेल वॉल पे। एक छोटा सा चार्ट हमने बनाया था, इस चार्ट को फिर से ध्यान दीजिएगा। कोशिका का बाहरी आवरण, और कोशिका का जो बाहरी आवरण था, ये बाहरी आवरण के कितने पार्ट थे? 2 पार्ट थे। कौन कौन से? CW और एक था PM। CW का मतलब क्या था? सेल वॉल, और इसका मतलब क्या था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, ये वाला पार्ट था, ठीक है। आगे बात करते हैं तो बाहरी आवरण में सब बातें बता दी गई थी। पिछली वाली वीडियो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। आगे मैं चलता हूँ। PM के बारे में अगर हम यहाँ से बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए, जब बाहरी आवरण के बारे में पूरा करेक्टर हमको पता चल चुका था कि इसे कोशिका का बाहरी आवरण कहा जाता है, इसे कोशिका का बाह्य कंकाल तंत्र कहा जाता है, इसे कोशिका की सुरक्षात्मक आवरण कहा जाता है, तो ठीक वही चीज़ कहाँ पे लागू होने वाला है? सेल वॉल पे। क्यों? क्योंकि सेल वॉल किस में पाया जाता है? पौधे की बाहरी कोशिका में। तो पौधे का बाहरी आवरण कौन कहलाएगा? सेल वॉल। अब बात कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे चार्ट में बताया था ये किस में पाया जाता है? जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में, ठीक है। जब जंतु कोशिका में पाया जाता है तो अगर जंतु कोशिका में हम लोग यहाँ से बात करें तो जंतु कोशिका में समझिएगा, जंतु कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अगर हम यहाँ से बात करें तो हमारा एक टॉपिक यहाँ से निकलेगा। आप कल यहाँ तक बात हो गई थी, आज उसी लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जंतु कोशिका में हमारे पास टॉपिक आ रहा है PM यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं फिर लिख देते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर हम बात करें तो इसे जंतु कोशिका का, क्योंकि ये पाई किस में जाती है? पहला स्टेप प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी PM किस में पाया जाता है? समझिएगा, कल बताया था। इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, फुल फॉर्म इसका होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं इस फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जंतु कोशिका का बाहरी आवरण कहा जाता है। बाहरी आवरण कहा जाता है, आवरण कहा जाता है, ठीक। आराम से देखिए, करिएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ क्या बनेगा, फिर समझाता हूँ। दूसरा पॉइंट, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे का सर थोड़ा सा नोट्स को भी ध्यान में रख के काम किया जा रहा है। दूसरी बात, PM का मतलब यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, PM होना चाहिए यार। PM का मतलब यहाँ क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल का सुरक्षात्मक आवरण कहा जाता है। तुमक आवरण कहा जाता है।
आवरण के नाम से भी जाना जाता है। करिएगा। अगला पॉइंट अगर हम यहाँ से बात करें, पूरा एक्सप्लेन केस स्टडी कराऊंगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यानी पीएम को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जंतु कोशिका का, जंतु सेल का, कोशिका का बाह्य कंकाल तंत्र कहा जाता है। बाह्य कंकाल तंत्र कहा जाता है, तंत्र कहा जाता है। ठीक, बाह्य कंकाल तंत्र कहा जाता है। फिर देखिए, यह मुख्यतः, अब देखिएगा, पीएम यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मुख्यतः जंतु कोशिका में पाई जाती है, यानी एनिमल सेल में पाई जाती है, थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश पाई जाती है। अगला पॉइंट देखिए, सवाल ही सवाल यहाँ से निकलेंगे। पीएम यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मुख्यतः जंतु कोशिका में पाई जाती है। अभी डिटेल में बात करूंगा, कैसे स्टडी करूंगा, थोड़ा सा आप लिख भी लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जंतु कोशिका में। फिर अगला पॉइंट बनता है, हमारा एक पॉइंट बनेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पौधों की कोशिका में, पौधों की सेल में नहीं पाई जाती है। मोस्ट पॉइंट, ठीक है। इसके जगह पे क्या पाई जाती है? इसके जगह पे क्या पाई जाएगी? CW सेल वॉल था और प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। ये पौधे में पाई जाती है और ये किस में पाई जाती है? जंतु में। तो जंतु कोशिका में क्या पाई जाएगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पौधे कोशिका में क्या पाई जाएगी? सेल वॉल। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको। आगे चलो, एकदम धैर्यतापूर्वक पढ़िएगा, परेशान मत होइए, ठीक है। में पाई जाती है। आगे देखिए, अब यहाँ से अगर हम बात करें तो प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होती है, यह मुख्यतः, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है यह मुख्यतः किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन से। और कौन सी प्रोटीन? ग्लाइकोफॉस्फोप्रोटीन। ग्लाइकोफॉस्फोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। देखिए, इतने पॉइंट बन रहे, 1 2 3 4, मतलब 5-6 पॉइंट यहाँ से अक्सर सवाल बार बार यहाँ से पूछे जाते हैं। उसी का नाम बार बार दोहराएगा, उसी के बारे में पूछेगा। अब आइए, जो चीज़ें छूटेंगे उसको कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए, तो पहला पॉइंट, जैसे जब बाहरी आवरण की हमने बात किया था, तो कोशिका का बाहरी आवरण या कोशिका का बाह्य कंकाल तंत्र किसे कहा गया? बाहरी आवरण को। तो पौधों की कोशिका का बाह्य कंकाल तंत्र किसे कहा? सेल वॉल को। जंतु कोशिका का बाह्य कंकाल तंत्र किसे कहा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, दोनों कंबाइंड करिएगा। अब देखिए, इसको इतने नाम से जाना जाता है। जैसे कई बार यहाँ से क्या क्या सवाल बनते हैं, तो ये तो पूरे पूरे आपके पॉइंट हो गए। क्यों ऐसा? क्योंकि पौधों की कोशिका में अगर हम बात करें तो पौधों की कोशिका का सबसे जो बाहरी आवरण होता है, अभी जो कोशिका बनेगी तो वहाँ क्लियर होगा, क्योंकि उसमें भी बाहरी आवरण प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर इसके बाद क्या था? प्रोटोप्लाज्म, और फिर इसके बाद क्या था? क्योंकि 2 ही आवरण वहाँ पाए जाते हैं। रिक्तिका सिर्फ और सिर्फ किसमें पाई जाती थी? पौधों में। यहाँ क्या है? सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करने जा रहा हूँ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब अगर आगे हम यहाँ से बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सुरक्षात्मक आवरण कहा जाता है। ठीक है, सपोर्टिंग लेयर के नाम से सुरक्षात्मक। कैसे सुरक्षात्मक क्यों कहा? केस स्टडी करा देता हूँ। देखिए, जिस तरह से अगर मैं यहाँ से बात करूँ, जिस तरह से हमारे शरीर का सुरक्षात्मक आवरण बाह्य कंकाल तंत्र को कहा जाता है, क्योंकि हमारे शरीर का सुरक्षात्मक, मैं अपने शरीर की बात कर रहा हूँ, ज्वाइंट करिएगा। मानव शरीर का बाह्य कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है? इसको लिख लिए होंगे आप लोग, या लिख लीजिएगा। मानव शरीर का बाह्य कंकाल तंत्र, मानव शरीर का, ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर का बाह्य कंकाल तंत्र, बाह्य कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 चीज़ें ले रहा हूँ। मानव शरीर का बाह्य कंकाल तंत्र कौन है? एक तो त्वचा है, दूसरा क्या है? दूसरा नाखून, ठीक है। तीसरा क्या है? नाखून है, त्वचा है, और तीसरा क्या है? बाल, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 चीज़ें निकल के सामने आई। जिस तरह से कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम करती है, ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में इस सुरक्षात्मक आवरण का काम कौन करता है? त्वचा, नाखून और बाल। त्वचा, नाखून और बाल। अगर मैं इसी चीज़ को आगे बात करूं, ज्वाइंट करूं यहाँ से पॉइंट्स को, यही चीज़ वहाँ पौधे की कोशिका में कौन काम करता है? सेल
वॉल, सेल वॉल करता है। अब अगर यहाँ से फिर हम लोग कंटिन्यू इसको करें इस पॉइंट्स को, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो हमारा बात यहाँ कर रहा हूँ त्वचा, नाखून और बाल, क्योंकि ये क्या करता है, अगर हमको किसी प्रकार से चोट लगती है तो हमारा बाहरी आवरण कौन है, त्वचा, सपोर्ट प्रदान करता है। ठीक उसी तरह से कोशिका को इंटरनल रूप से, कोशिका को बाहरी रूप से अगर किसी प्रकार का आघात होता है तो उसको कौन सुरक्षा प्रदान करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस आधार पे अगर हम लोग आगे बात करें तो इस कारण से इसे भी क्या कहा जाता है, कोशिका का सुरक्षात्मक आवरण। अगर आगे बात करूं तो ये बाह्य कंकाल के तंत्र की तरह काम क्यों करता है, क्योंकि ये करता क्या है कि कोशिका को आउटर संरचना प्रदान करता है। ठीक है, इस कारण से इसे बाह्य कंकाल तंत्र कहा जाता है। आगे देखिए, यह किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन से। एक शब्द आ रहा है यहाँ पे क्या, प्रोटीन। यहाँ एक शब्द मैं लाया था कल, सेल वॉल, किससे मिलकर बना होता है, सेलुलोज से, सेलुलोज से। और सेलुलोज क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बाद में डिटेल में बात करूंगा। ठीक उसी तरह से यहाँ सेलुलोज पाया जाएगा पौधे कोशिका में, और जंतु की कोशिका में क्या पाया जाएगा, प्रोटीन। अब यहाँ सवाल ले लेते हैं, जैसे एक सवाल यहाँ से अक्सर बनता है कि पौधों की कोशिका का बाहरी आवरण बना होता है। क्वेश्चन मोस्ट पॉइंट देखिएगा, पौधों की कोशिका का बाहरी आवरण बना होता है। ऑप्शन दिया, विटामिन, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। कैंसर लगा के आएंगे प्रोटीन, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रोटीन। तो ये अक्सर सवाल पूछाता है। और कौन सी प्रोटीन अगर डिटेल में पूछे तो ग्लाइकोफॉस्फोप्रोटीन। जैसे वहाँ बात किया था कि पौधों की कोशिका का बाहरी आवरण किससे मिलकर बना होता है। अगर इस फॉर्म में आंसर दिया है, इस फॉर्म में अगर आंसर दिया है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, तो आंसर क्या लगाएंगे, कार्बोहाइड्रेट। ठीक उसी तरह से अगर जंतु कोश का हम बात करेगा, अगर इस फॉर्म में आंसर देगा तो क्या आंसर लगा के आएंगे, प्रोटीन। लेकिन रियल कौन सी प्रोटीन होती है, ग्लाइकोफॉस्फोप्रोटीन, ग्लाइकोफॉस्फोप्रोटीन। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग आगे बात करें तो यहाँ पे अगर पौधे में बात करेगा तो क्या आएगा, सेल वॉल जो हमारा होता है, सेल वॉल जो हमारा होता है, या जो सेल वॉल है यह किससे मिलकर बना होता है, सेलुलोज से। इतनी बात एकदम आपको क्लियर हो जानी चाहिए। फिर मैं इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करता हूँ। अगर आगे फिर से मैं इसको कंटिन्यू करूँ तो यहाँ से दो बातें फिर निकलती हैं कि आखिर त्वचा में, नाखून में और बाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा और डिटेल में प्रोटीन के बारे में। लेकिन जो कि चर्चा यहाँ पे हो गई है, इसको मैं और डिटेल में बात कर दे रहा हूँ, ताकि यारो वगैरह का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अक्सर एक सवाल यहाँ से बनेगा, श्योर बनना है। जैसे देखिए, मैं इसको मिटा के दिखाता हूँ आपको क्या क्या सवाल यहाँ से बन सकते हैं। अगर यहाँ से फिर बात किया जाए तो अक्सर यहाँ से तीन बातें निकल सामने आती हैं। जैसे कैरोटीन का नाम सुना होगा आपने, केराटिन का नाम सुना होगा और कैसिन का नाम सुना। तीन प्रोटीन की बात करने जा रहा हूँ, कैरोटीन, केराटिन और कैसिन। अक्सर सवाल यहाँ से पूछा जाता है कैसिन। ठीक है, अब देखिए, जो त्वचा है और नाखून, त्वचा है और नाखून और बाल है, खास तौर पर अगर बात किया जाए नाखून और बाल में, ये अक्सर सवाल पूछा जाता है। नाखून और बाल में देखिए दो नाम मिलते जुलते दिख रहे हैं, कैरोटीन और केराटिन। अब यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों प्रोटीन बहुत डिफरेंट है। कैरोटीन जो प्रोटीन होती है, समझिएगा, यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिएगा चाहे आप। कैरोटीन जो प्रोटीन होती है यह मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो यह मुख्य रूप से गाय के दूध में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, गाय के दूध में। यही कारण है कि गाय का दूध हल्का कैसा होता है, पीला। कई बार सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि गाय का दूध किसके कारण से पीला होता है, तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, लैक्टोज नहीं होता। लैक्टोज के कारण तो मीठा होता है। दूध में मीठेपन के लिए जिम्मेदार कौन प्रोटीन, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, लैक्टोज। ये बताऊंगा आपको जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ाऊंगा। यहाँ टॉपिक फिर से ले रहा हूँ। तो गाय का दूध हल्का पीला क्यों होता है, क्योंकि इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कैरोटीन। मिलता जुलता नाम है। आगे ध्यान देखिएगा, माँ के दूध में भी यही प्रोटीन पाई जाती है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, भैंस के दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। बहुत बार आरओ के एग्जाम में, एआरओ के एग्जाम में, पीसीएस में हजारों बार सवाल ये बन चुका है। जितने वनडे एग्जाम होते हैं बार बार ये सवाल बन रहे हैं। तो यहाँ चूंकि प्रोटीन कन्फ्यूजनेबल है इसलिए उठा दे रहा हूँ, और टॉपिक तो ये खुलेगा प्रोटीन। कैसिन प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन, कैसिन प्रोटीन।
गाय के दूध में कौन सी प्रोटीन? कैरोटीन। भैंस के दूध में कौन सी प्रोटीन? कैसीन प्रोटीन, जिसके कारण से भैंस का दूध हल्का कैसा होता है? सफ़ेद होता है। इसका डाटा भी है, ऐसा नहीं है कि गाय के दूध में या भैंस के दूध में नहीं पाया जाता, पाया दोनों में जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो भैंस के दूध में 100%, एकदम नया डाटा दे रहा हूं आपको, कहीं नहीं मिलने वाला है, 100% कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैसीन प्रोटीन। जबकि गाय के दूध में, ये भैंस के दूध की बात कर रहा हूं, और अगर बात किया जाए गाय के दूध में, तो गाय के दूध में एकदम नया डाटा आपको दे रहा हूं, गाय के दूध में 20% कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैरोटीन। और 80% कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैसीन। अब यहाँ आप सवाल ध्यान दीजिएगा, यानी पाई तो जाती है भैंस के दूध में, अब ध्यान दीजिए, लेकिन गाय के दूध में 20% होने के कारण हल्का उसका कलर कैसा हो जाता है? पीला। लेकिन एक बार यहाँ सवाल बनाया है कि मुख्य रूप से दुग्ध प्रोटीन किसे कहा जाता है? दुग्ध प्रोटीन, ना गाय कहेगा ना भैंस कहेगा, सिर्फ ये कहा है दुग्ध प्रोटीन। आप खुद अंदाजा लगाइए, 100%, 80% अगर यहाँ पाया जा रहा है गाय के दूध में और ये 100% है, तो मुख्य प्रोटीन कौन सी होगी? कैसीन। इसी कारण से कैसीन प्रोटीन को दुग्ध प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है, या इसे मिल्क प्रोटीन कहा जाता है। अगर जब भी सवाल आपसे पूछे मिल्क प्रोटीन किसे कहा जाता है, तो आप आंसर हमेशा क्या लगा के आएंगे? कैसीन। गाय के दूध में पीलेपन की बात करता है तो क्या आंसर लगा के आएंगे? कैरोटीन। भैंस के दूध में सफ़ेदी के लिए जिम्मेदार मुख्य रूप से कौन है? तो कैसीन। लेकिन मुख्य प्रोटीन अगर पूछेगा, दुग्ध प्रोटीन पूछेगा, तब भी आपका आंसर क्या आएगा? कैसीन। एकदम पूरी तरह से पोस्टमार्टम किया हूँ टॉपिक को, ताकि किसी तरह का कोई डाउट आपका न रह जाए। फिर अब देखिए बच क्या रही हमारे पास? केराटिन प्रोटीन के बारे में जानिए। केराटिन प्रोटीन को नॉन डिग्रेडेबल प्रोटीन कहा जाता है। नॉन डिग्रेडेबल, इससे पर्यावरण का दुश्मन प्रोटीन भी कहा जाता है। पर्यावरण का दुश्मन कैसे कहा गया? इसका लॉजिक है, पर्यावरण का दुश्मन प्रोटीन, या इसे नॉन डिग्रेडेबल, अनअपघटनीय, हिंदी में कहा जाता है अनअपघटनीय, मतलब जिसका अपघटन ना हो पाए। अपघटन का मतलब जो छोटे छोटे इकाइयों में न टूट पाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे केस लेते हैं, यह प्रोटीन मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? त्वचा में थोड़ी बहुत मात्रा में, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में नाखून और किस में पाई जाती है? बाल में। अब देखिए, ये मानव की बात कर रहा हूँ, लेकिन जंतुओं में अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो जंतुओं में गाय के खुर में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? अब तो गाय भैंस पक्षियों से पूछने लगा सवाल ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, गाय के दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी? गाय के नाखून में कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी? केराटिन। गाय के खुर में कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी? केराटिन। भैंस के खुर में कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी? केराटिन। अब अगर आगे और बात करूं तो यह जो केराटिन प्रोटीन होती है, यह प्रोटीन मुख्यतः कहाँ कहाँ पाई जाती है? जब भी सवाल देगा, चाहे गाय का खुर कहे, चाहे भैंस का खुर कहे, चाहे घोड़े की खुर कहे, चाहे यहाँ तक की बात करें पक्षियों के पंख में भी कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केराटिन प्रोटीन। पक्षियों की चोंच में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केराटिन। क्योंकि केराटिन प्रोटीन नॉन डिग्रेडेबल होती है। यही कारण है कि अगर आप देखते होंगे गाय भैंस की जो सींग होती है या खुर होती है, तो वह खुर काफ़ी समय तक, हड्डियां गल जाती हैं, शरीर उसका गल जाएगा, लेकिन खुर प्रकृति में बहुत दिनों तक पड़ा रहता है, पृथ्वी सतह पर पड़ा रहता है, क्योंकि वह जल्दी से सड़ता गलता नहीं है। और ना सड़ने गलने की वजह से इस प्रोटीन को कहा जाता है नॉन डिग्रेडेबल प्रोटीन, या इसी को कहा जाता है पर्यावरण का दुश्मन। क्योंकि पर्यावरण में जो चीज़ें होती हैं वो इसका सिस्टम है कि वो रिसाइक्लिक हो, ये रिसाइक्लिक नहीं होता है। बाल को आप बाल देख लेंगे, अगर आप बाल को देखें तो बाल में भी कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केराटिन। इसीलिए बाल में अगर हम लोग बात करें तो बाल को अगर आप देखेंगे तो जल्दी से सड़ता गलता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केराटिन। और ये क्या है? नॉन डिग्रेडेबल। ये हानिकारक है। जिस तरह से प्लास्टिक हानिकारक है, प्लास्टिक जल्दी से सड़ता गलता नहीं है, प्लास्टिक को भी नॉन डिग्रेडेबल कहा जाता है। ठीक उसी तरह से कौन सी प्रोटीन होती है? केराटिन। और ये पाई कहा जाती है नाखून में, बाल में, इसके साथ साथ थोड़ी बहुत मात्रा में त्वचा में। जबकि अगर बात किया तो गाय भैंस बकरी जितने भी जानवर होते हैं उनके खुर, और खुर के साथ साथ अगर बात किया है तो सींग का जो बाहरी आवरण होता है, पुंगड़ जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें पाया जाता है। इस कारण से यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये केराटिन लिखा है और ये क्या लिखा है? कैरोटीन।
ठीक है। तो ये मेरा टॉपिक प्रोटीन हमने कवर इसलिए किया क्योंकि यहाँ से अक्सर आरओ में एग्जाम में इस बार हो सकता है सवाल यहाँ से बार बार बनते हैं। सबसे अगर बात किया जाए दुग्ध प्रोटीन तो एकदम आंसर आपका आना चाहिए कैसिन। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें तो हमारा ये टॉपिक यहाँ पे क्या होता है फाइनल, मैंने एक्स्ट्रा इसलिए बता दिया ताकि ये चीज़ें आपको एकदम एग्जाम में अगर दें तो एग्जाम में सवाल आए। आगे हम लोग इसी चीज़ को फिर कल बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे प्रोटोप्लाज्म के बारे में, ठीक है। क्योंकि बाहरी आवरण पौधे का भी क्लियर कर दिया और जंतु का भी क्लियर कर दिया, पौधे में भी पूरे टॉपिक कवर कर लिया और जंतुओं में भी कवर कर लिया, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू।